हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 22 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पेपर है और आपके पेपर का नेम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस पेपर की एक क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी दूसरी क्लास है और इन सारी क्लासेस में मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके पेपर में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और मैंने आपकी वेबसाइट से आपका सिलेबस डाउनलोड किया है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैं आपको इस क्लासेस में करा दूंगी। दो क्लास है, दोनों देख के आपको जानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्लास लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ, तो कल से मेरी तरफ बहुत बारिश हो रही है, नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, ये क्लास आपकी अपलोड हो ही नहीं रही थी, इसीलिए इसमें लेट हो गया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो आपकी पहली क्लास है उसका मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। लगभग मैंने 22 से नहीं, लगभग 27 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, तो आप उसको देख के जाइएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, महाजनपद क्या थे। आंसर देखिए, महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े बड़े राज्य थे जिनका विकास लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी संख्या टोटल आपकी 6 थी। इनमें आपका मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, गांधार आदि प्रमुख थे। कुल मिला के इन जो ये 16 राज्य थे, इन्हीं को आपका महाजनपद कहा जाता था। इन राज्यों की अपनी राजधानी, सेना और प्रशासन था। महाजनपद काल में व्यापार, कृषि और नगरों का विकास हुआ। इन्हीं राज्यों में से आपका जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और आगे चलकर यहीं पे आपकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार का परिचय दीजिए। आंसर देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का महान शासक था। उसने लगभग 544 ईसा पूर्व मगध में शासन किया था। उसकी राजधानी आपकी राजगृह थी। उसने विवाह संबंधों और युद्धों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। विवाह संबंध मतलब या तो उसने अपनी पुत्री का विवाह वहां कर दिया, या अगर उसे कोई शक्तिशाली राज्य लगा तो उसकी पुत्री से उसने खुद विवाह कर लिया। इस तरह उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था उसने। एक राज्य था अंग, उसको इसने जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। बिम्बिसार ने प्रशासन को मजबूत बनाया और बुद्ध तथा महावीर दोनों का सम्मान किया। उसके शासन काल में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनके उभरा था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु की दो प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। आंसर देखिए, अजात शत्रु आपका बिम्बिसार का पुत्र और मगध का शक्तिशाली शासक था। उसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी, उसने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को पराजित करके मगध में मिला लिया था। दूसरा है आपका उपलब्धि में, उसने पाटलिग्राम जो कि आपका पाटलिपुत्र कहलाता है उसको विकसित किया, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बना। उसने नई युद्ध मशीनों का भी प्रयोग किया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। आंसर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने लगभग 322 ईसा पूर्व नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसके गुरु कौन थे, चाणक्य। उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसके शासन में प्रशासन सुव्यवस्थित था। अंत में उसने जैन धर्म अपनाया और सवर्ण बेलगोला में संन्यास ग्रहण किया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अशोक को महान क्यों कहा जाता है। आंसर देखिए, अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उसने धर्म की नीति अपनाई और सत्य, अहिंसा, दया तथा धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार किया था। उसने शिलालेख और स्तंभ लेखों के माध्यम से जनता को नैतिक शिक्षा दी। उसके शासन काल में भारत में शांति और सुशासन स्थापित हुआ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष के कारण बताइए। आंसर देखिए, मगध के शक्तिशाली बनने के कई कारण थे। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, जिसमें आपकी कृषि बहुत अच्छी होती थी। यहाँ आपका लौह अयस्क की बहुत सारी खानें थी जिनसे मजबूत हथियार बनाए जाते थे। गंगा, सोन और चंपा जैसी नदियों के कारण व्यापार और परिवहन आसान था। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे योग्य शासकों ने राज्य का विस्तार किया। मजबूत सेना, हाथियों का उपयोग और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी इसकी शक्ति के कारण बने। इन सभी कारणों से मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का आधार बना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का योगदान बताइए। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ दे चाणक्य कौन थे या चाणक्य पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तब भी आप यही लिख के आएंगे। अब आप इसका आंसर देखिए, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है,
मौर्य साम्राज्य के निर्माता माने जाते हैं। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता क्यों माने जाते हैं। एक वंश था आपका नंद वंश, उसका एक राजा था घनानंद। उसने एक बार चाणक्य की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि हम नंद वंश को और इसको समाप्त करके ही रहेंगे। फिर चाणक्य को मिले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तब राजा नहीं थे, उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में मिले थे। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के गुणों को पहचाना, उन्होंने उसको प्रशिक्षित किया, उसको युद्ध कला सिखाई, उसको बहुत सारी शिक्षाएं दी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इन्होंने घनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का निर्माता किसको मानते? चाणक्य को। अब आप इसमें आगे देखिए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, प्रशासन, अर्थशास्त्र, कर व्यवस्था, न्याय और विदेश नीति का विस्तृत वर्णन है। उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता के कारण मौर्य साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। उसकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत के राज्यों को पराजित किया, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रहने दिया। यानी कि उन्होंने जीत तो लिया था, लेकिन अपने राज्य में नहीं मिलाया था। उसने सीमा राज्यों और विदेशी शासकों से मैत्री संबंध स्थापित किए। उसकी वीरता के कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार और प्रतिष्ठा दोनों बहुत बढ़े थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की उपलब्धियां लिखिए। आंसर देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। उसने 606 ईस्वी में शासन संभाला। उसने उत्तर भारत के अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी राजधानी कौन थी? कन्नौज। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और प्रयाग में धार्मिक सभाएं आयोजित करता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। वह स्वयं भी एक लेखक था और उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नामक नाटक लिखे थे। किसने? हर्षवर्धन ने। उसके शासनकाल में शांति, शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, अभी मैं आपको ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपके अति लघु और लघु मिक्स है। ये आपके दीर्घ नहीं है, दीर्घ अभी नीचे है आपके। ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटे छोटे आंसर है, क्योंकि ये लघु और अति लघु मिक्स क्वेश्चन है। दीर्घ मैंने आपको एकदम अलग कराई, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके संस्थापक आपके शिशुनाग थे। उन्होंने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। इस वंश के समय मगध की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी। बाद में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। इसके बाद आपका नंद वंश का उदय हुआ। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश आया और नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का अर्थ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप इसका आंसर देखिए, अशोक का धम्म किसी एक धर्म का नाम नहीं था, बल्कि नैतिक जीवन जीने का मार्ग था। इसमें सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और पशुओं पर दया जैसे सिद्धांत शामिल थे। अशोक ने धम्म का प्रचार शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से किया था। उसका उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का महत्व बताइए। अब आप आंसर देखिए, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में बहुत अधिक जनहानि हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ था। जो अशोक है वो कलिंग का युद्ध जीत गए थे, लेकिन जब वो अगले दिन गए युद्ध जहाँ हुआ था, वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा खून देखा, तो इनके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने फिर हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम मारकाट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति का प्रचार शुरू किया। इस युद्ध ने अशोक के जीवन और शासन की दिशा बदल दी, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। किसका? कलिंग के युद्ध का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्र कौन थे? आंसर देखिए, धम्म महामात्र सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी थे। उनका कार्य जनता में धम्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों की समस्याओं को सुनना और नैतिक जीवन के लिए उन्हें प्रेरित करना था।
वे सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। कौन? जो आपके धम्म महापात्र थे। उन्होंने ये नहीं भेदभाव किया था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बौद्ध है। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को शांति से रहना सिखाया। सत्य, प्रेम, अहिंसा, इन सब की जो भावना है उनके अंदर जागृत करी। उनका उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों का विकास करना था। एक क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है, वो है आपका धम्म, कि धम्म क्या था। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर ये क्वेश्चन कराया था, ये देखिए, अशोक के धम्म का अर्थ क्या था। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आपका सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, पशुओं पे दया, इन सबसे संबंधित सिद्धांत शामिल थे। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का परिचय आपको देना है। आंसर देखिए, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। ये वंश पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में शक्तिशाली था। कुषाण शासकों ने व्यापार, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था और गांधार कला का विकास कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा हुआ था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की उपलब्धियां लिखिए। आंसर देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी आपकी पेशावर थी, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था। उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया और महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। देखिए, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क ने आपका महायान जो बौद्ध धर्म था उसको संरक्षण दिया था। उसके समय में आपका गांधार कला, व्यापार, साहित्य, चिकित्सा का विकास हुआ। उसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे महान विद्वान थे। चरक कौन थे? चिकित्सा से संबंधित थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति क्या थी। आंसर देखिए, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में कराया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। इस संगीत में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया गया तथा महायान संप्रदाय को विशेष महत्व मिला था। ये बौद्ध धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब दोस्तों आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट में कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी बहुत पूछा जाता है और अति लघु में भी पूछा जाता है। अति लघु में पूछा जाएगा तब तो आप छोटा लिख देंगे, लेकिन लॉन्ग में पूछेगा तो आपको इसको बड़ा लिखना पड़ेगा। आंसर देखिए, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा और युद्ध नीति को त्याग कर धम्म अर्थात धर्म के सिद्धांत को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। अशोक का धर्म एक व्यापारिक और नैतिक जीवन शैली था। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर बनाया गया एक नैतिक आचरण का संग्रह था, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना था। इन्होंने पर्टिकुलर किसी एक धर्म का समर्थन नहीं किया। अशोक ने सभी धर्मों से जो अच्छी बातें थी वो एक जगह संग्रहित की और उसका नाम क्या दिया? धम्म। फिर आपका इसमें आगे है, अशोक की जो धम्म की विशेषताएं हैं उनको देखिए। पहली विशेषता है आपकी मानवता और नैतिकता पर बल। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना था। इसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, आत्मसंयम और सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया गया था। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है, अहिंसा और करुणा। कलिंग युद्ध की विनाश लीला से प्रभावित होकर अशोक ने अहिंसा को धर्म का मूल आधार बनाया। उन्होंने पशु बलि बंद कराई और चिकित्सा केंद्रों की स्थापना कराई। फिर आपका अशोक के धर्म की तीसरी विशेषता है सर्वधर्म समभाव। अशोक ने धर्म में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना दिखाई। उन्होंने धार्मिक सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। पर्टिकुलर किसी एक धर्म को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों से जो अच्छी बातें थी वो धर्म में लाए थे। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है माता पिता का सम्मान। इसमें आप क्या लिखेंगे? धर्म में माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, गरीबों और नौकरों के प्रति दयालु होना शामिल था। पांचवा पॉइंट है आपका राज्य की नैतिक जिम्मेदारी। अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी, जो लोगों को धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे और समाज में नैतिकता की रक्षा करते थे। अब जो अशोक थे वो इतना बड़ा राज्य था, सबके पास तो जाते नहीं धर्म को बताने के लिए ये इसकी नीति है या खुद प्रचार प्रसार करते। उन्होंने अधिकारी नियुक्त करे जिसे कहा गया था धर्म महामात्र। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
समुद्रगुप्त के जीवन यात्रा और उसकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करिए। यह आपका लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने सैन्य अभियानों और कुशल प्रशासन से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और उसे स्वर्ण युग की ओर ले गए। अब आप देखिए कि समुद्रगुप्त की जीवन यात्रा क्या है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और 335 ईस्वी में राजगद्दी में बैठे। उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, वो है आपका प्रयाग में स्थित प्रयाग प्रशस्ति, जो उनके दरबारी कवि हर्षेण द्वारा लिखी गई थी। हर्षेण किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। इसमें आगे क्या है? इस प्रशस्ति में उनके सैन्य अभियानों, विजयों और साम्राज्य विस्तार का वर्णन है। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, कवि और संगीतज्ञ भी थे। उनके दरबार में विद्वान और कवि बहुत सारे थे और उन्हें कला का संरक्षक भी माना जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। अब आप देखिए समुद्रगुप्त की जो मेन उपलब्धियां हैं उनमें क्या है। फर्स्ट नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे सैन्य विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत में कई युद्ध जीते। उन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। फिर आपकी इनकी दूसरी उपलब्धि है साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला था। फिर समुद्रगुप्त की तीसरी उपलब्धि है प्रशासन। समुद्रगुप्त ने एक कुशल और व्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, जिससे उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि आई। उन्होंने सिक्कों का प्रचलन भी किया, जो उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। फिर आपकी उपलब्धि का चौथा पॉइंट है कला और संस्कृति। समुद्रगुप्त कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी और वे वीणा बजाने में बहुत ज्यादा कुशल थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है और उनकी उपलब्धियां आज भी याद की जाती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है लॉन्ग का, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। आंसर देखिए, कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का महान शासक था, जिसका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उसने केवल साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व योगदान दिया था। उसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियां। पहली उपलब्धि है राजनीतिक उपलब्धियां। इसमें आप देखें क्या लिखेंगे। कनिष्क ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैलाया था। फिर आपका इसमें सेकंड पॉइंट है उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर थी। इसकी 2 राजधानी थी। दूसरी राजधानी इसकी क्या थी? मथुरा। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है उसने काबुल, गांधार, सिंध, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये हो गई इनकी राजनीतिक उपलब्धि। अब हम लोग देखेंगे कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों में दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म का संरक्षण। इसमें आप क्या लिखेंगे? कनिष्क बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे। कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी और धर्म ग्रंथों का संग्रह और संपादन हुआ था। फिर आपकी इसमें तीसरी उपलब्धि है प्रशासनिक सुधार। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार भी लागू किए, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिला। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां। कनिष्क के शासनकाल में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। फिर आप इसमें लिखेंगे उसने गांधार कला को राजकीय संरक्षण दिया, जो ग्रीक, रोमन और भारतीय कला का मिश्रण थी। फिर आपका इसमें आगे है गांधार कला से बौद्ध मूर्ति कला का अत्यधिक विकास हुआ। अष्टघोष द्वारा रचित बुद्ध रचित जैसे ग्रंथ इसी काल की महान साहित्यिक उपलब्धि माने जाते हैं। फिर आपका इसमें पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक और औषधि योगदान। ये भी आपका कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों में आता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? कनिष्क ने चरक जैसे महान आयुर्वेदाचार्य को संरक्षण दिया, जिनकी कृति चरक संहिता चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है कनिष्क प्रथम ने खगोल, ज्योतिष और गणित के अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया था। फिर आपका इसमें छठवां पॉइंट है उपलब्धि में प्रशासनिक और आर्थिक उपलब्धियां। इसमें आप क्या लिखेंगे? कनिष्क ने स्वर्ण, रजत और कांस्य सिक्कों का प्रचलन किया। फिर सेकंड पॉइंट है व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति हुई। रेशम मार्ग के माध्यम से भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध विकसित हुए। फिर आपका इसमें सातवां पॉइंट है अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता।
कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, यानी कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक धर्म का सम्मान करते थे, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं के चित्र अपने सिक्कों पे अंकित कराए। उन्होंने संरक्षण बौद्ध धर्म को दिया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक धर्म के साथ सम्मान करते थे, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र उन्होंने अपने सिक्कों में अंकित करवाए थे। फिर आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? कनिष्क प्रथम एक महान विजेता, धर्मरक्षक और सांस्कृतिक संरक्षक भी था। कनिष्क की उपलब्धियों के कारण उन्हें द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्रोत आपके धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हैं। इन स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे धार्मिक ग्रंथ। इसमें आपका बौद्ध ग्रंथ आता है और जैन ग्रंथ आता है। बौद्ध ग्रंथ में आपका त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और इतिहास को दर्शाता है। जैन ग्रंथ में आपका आगम, जो जैन धर्म के सिद्धांतों और इतिहास को बताता है। फिर आपका इसमें अगली जो हेडिंग है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में आप डालेंगे सबसे पहले अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखित, जो मौर्यकालीन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करती है। फिर आपका इसमें अगला है राज तरंगिणी। इसकी रचना किसने करी है? कल्हड़ ने, जो कश्मीर के इतिहास पे प्रकाश डालती है। फिर आपका आता है हर्षचरित। इसकी रचना करी है बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देती है। फिर आपका ऐतिहासिक ग्रंथ की अगली हेडिंग है विभिन्न राजवंशों के इतिहास। विभिन्न राजवंशों के इतिहास से हमको प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है। जैसे आपका चौहान हो गया, पाल, सेन, ये जितने भी राजवंश हैं, इनका जो इतिहास है, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमें अपने प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपका आता है अगली हेडिंग जीवनी ग्रंथ। जीवनी ग्रंथ जितने भी आपके, वो प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आता है जीवनी ग्रंथ में? विभिन्न शासक और उनके विद्वानों की जीवनी, जैसे आपके हर्षवर्धन की जीवनी हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी हो गई। अगर हम लोग इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस समय सामाजिक जीवन कैसा था और किस तरह के कार्य किए जाते थे। इन साहित्यिक स्रोतों के अलावा पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के और स्मारक। ये सभी आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो गया था। मुझे लग रहा था वो थोड़ा कठिन पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने आज आपको ये सरल भाषा में बताया है। आपका मन हो तो ये वाला लिख दीजिएगा, नहीं तो वो कल वाला भी बहुत अच्छा था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। आंसर देखिए, हर्षवर्धन एक महान शासक होने के साथ साथ साहित्यिक, कला और शिक्षा के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में न केवल राजनीतिक एकता स्थापित करी, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। उनके द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना और उन्होंने खुद भी कई संस्कृत नाटकों की रचना करी। फिर आपका इसमें हेडिंग पड़ेगी हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे साहित्य और शिक्षा। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान और कवि थे और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों की रचना करी। उनके संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा, जहां देश विदेश से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है कला और स्थापत्य। इसमें आप क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन ने कई स्तूपों, विहारों और मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। फिर आपकी हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धि की तीसरी हेडिंग है धार्मिक सहिष्णुता। इसमें आप क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने प्रयाग में हर 5 साल में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को दान दिया जाता था। फिर आपकी चौथी हेडिंग है सामाजिक सुधार। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। फिर आपकी इसमें पांचवी हेडिंग है कला और संस्कृति का संरक्षण। इसमें आप क्या लिखेंगे? उन्होंने बाणभट्ट जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया और उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया। फिर आप इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन का शासनकाल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक उत्थान का काल माना जाता है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल उस समय को समृद्ध बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। आंसर देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियां। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालिएगा। फिर आप इसमें लिखेंगे क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय गुप्त वंश के महान सम्राटों में से एक थे,
जिन्होंने लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। उनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वे सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र और रामगुप्त के उत्तराधिकारी थे। उनकी प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप हेडिंग में क्या डालेंगे? शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। इसमें आप क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता द्वारा बनाई गई विस्तार नीति को जारी रखा और साम्राज्य को उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर सफलतापूर्वक विस्तृत किया। उन्होंने सैन्य शक्ति, विवाह संबंधों और कूटनीतिक नीति का उपयोग करके साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। फिर आपकी इसमें अगली हेडिंग है पश्चिमी क्षत्रपों पर विजय। ये आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजनीतिक उपलब्धि है उसमें सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसमें अब आप देखिए कि लिखेंगे क्या? ये आपके शक राजा थे। इसमें आप क्या लिखेंगे? उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि पश्चिमी शकों पर विजय थी। उन्होंने शक्तिशाली शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराया था। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र मालवा, गुजरात और काठियावाड़ गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। इस विजय के उपरांत उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है विवाह संबंधों द्वारा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की आपको राजनीतिक उपलब्धियां बतानी है, जिसमें आपका तीसरा पॉइंट है विवाह संबंधों द्वारा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना। इसमें आप क्या लिखेंगे? उन्होंने नागवंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया। इस वैवाहिक गठबंधन से मध्य भारत की स्थिति मजबूत हुई और नागों की शक्ति को अपने अधीन कर लिया। फिर आप इसमें आगे क्या लिखेंगे? इस नीति के कारण कई क्षेत्र बिना युद्ध के ही गुप्त साम्राज्य में मिल गए थे। फिर आपकी चौथी हेडिंग है साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। इसमें आप क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त ने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू करी। उन्होंने प्रांतों, नगरों और ग्रामों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। सुरक्षा, न्याय और कर संग्रह की प्रभावी व्यवस्था इन्होंने स्थापित करी थी। फिर आपका इसमें पांचवा पॉइंट है विदेशी यात्रियों का वर्णन। ये भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धि में आता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने भारत की स्थिरता, न्यायपूर्ण शासन और सामाजिक समरसता की प्रशंसा करी। इससे स्पष्ट होता है कि उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। फिर आपका इसमें छठवां पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण। यद्यपि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण दिया। इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों में एकता और शांति बनी रही। फिर आप इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में निष्कर्ष में आप लिखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उच्च शिखर में पहुंचाया। शक विजय उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है, जिसने उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दिलाई थी और उनके शासनकाल को एक स्वर्णिम युग के रूप में स्थापित किया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? आंसर देखिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं, जिसमें आपके राजनीतिक, आर्थिक और बाहरी कारक शामिल हैं। राजनीतिक रूप से आपका देखा जाए तो अयोग्य उत्तराधिकारी, आंतरिक विद्रोह और प्रांतीय शासकों का स्वतंत्र होने का प्रयास इसमें मुख्य थे। आर्थिक रूप से व्यापार में गिरावट और विदेशी व्यापार का नुकसान हुआ। बाहरी रूप से देखा जाए तो हुणों के आक्रमणों ने साम्राज्य को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन की जो पहली हेडिंग है वो है राजनीतिक कारण। इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासकों में साम्राज्य को संभालने की क्षमता का अभाव था, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी अयोग्य, कमजोर और महत्वाकांक्षी थे, जिससे प्रशासन में गिरावट आई। फिर आप लिखेंगे सामंतों का उदय। सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया, जिससे केंद्रीय शासन कमजोर हो गया। फिर आप इसमें अगली हेडिंग डालेंगे राजवंशीय मतभेद। शाही परिवार में उत्तराधिकार के संघर्ष और सत्ता के लिए षड्यंत्रों ने भी साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। फिर आपका गुप्त साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण है आर्थिक कारण। इसमें आप क्या लिखेंगे? व्यापार में गिरावट। समुद्र और भूमि मार्गों से होने वाले व्यापार में गिरावट आई और पश्चिमी भारत के नुकसान ने आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है संसाधनों की कमी। युद्धों और अनेक कारणों से साम्राज्य के जो संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। फिर आपका इसमें पतन का तीसरा कारण है बाहरी आक्रमण। हुणों के लगातार आक्रमणों ने साम्राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों को कमजोर कर दिया था और सैन्य खर्च में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। फिर आपका चौथा पॉइंट है प्रशासनिक कमजोरी। प्रशासनिक कमजोरी और भ्रष्टाचार ने भी साम्राज्य को कमजोर बना दिया था। अब आप निष्कर्ष देखिए क्या लिखेंगे?
इन सभी कारणों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान दिया, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और बाहरी कारकों का योगदान सबसे ज्यादा था। अयोग्य शासकों, आंतरिक विद्रोह, व्यापार में गिरावट, हूणों के आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे यह एक शक्तिशाली साम्राज्य आपका छिन्न भिन्न राज्य में बदल गया था, यानी कि छोटे छोटे हिस्से हो गए थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का महानतम शासक था, इस बात की आप विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। वह अपने अद्वितीय सैन्य कौशल, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और कूटनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते थे। उसने शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को भी हराया था। पुलकेशिन द्वितीय के महान शासक होने के कई कारण हैं। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, इसलिए आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, राज्यारोहण एवं सत्ता सुदृढ़ीकरण। इसमें क्या लिखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश को हराकर राज्य प्राप्त किया और शासन की बागडोर संभाली। सत्ता प्राप्ति के तुरंत बाद उसने अपने राज्य को संगठित किया और विद्रोही सरदारों को शांत किया। दूसरी हेडिंग है इसकी, प्रशासनिक सुधार। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य में एक कुशल और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें प्रांतों का विभाजन, कर प्रणाली और स्थानीय प्रशासन में ग्राम पंचायतों की भागीदारी शामिल थी। वह अपने अधिकारियों पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहा। दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले तो आप ये समझिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य शासकों में महानतम क्यों था, यानी कि आपको इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विशेषता बतानी है, तारीफ बतानी है, तो आप यही आंसर लिखेंगे। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में पुलकेशिन द्वितीय का आप उपलब्धि बताइए, तो उपलब्धि भी आपकी विशेषता ही होती है, तब भी आप यही आंसर लिख के आएंगे। अब आप देखिए कि इसमें आपका तीसरा पॉइंट क्या है, सैन्य विजय। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य विजय हासिल करी। उसने बनवासी के कदम्बों, मैसूर के गंगों और पल्लवों को हराया था। फिर आपका चौथा पॉइंट है हर्षवर्धन पे विजय। सबसे उल्लेखनीय घटना हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करना था। 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हराया था। ये उसकी उत्तर भारत में प्रतिष्ठा को दर्शाता है, क्योंकि हर्षवर्धन उस समय बहुत शक्तिशाली राजा था और उसको हराया किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है साम्राज्य का विस्तार। इसमें आप क्या लिखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य का विस्तार ढक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से तक हुआ था। कोंकण और मालवा की विजय, इसी में आपका पॉइंट है। उसने पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार करके समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है सांस्कृतिक योगदान। उसके शासनकाल में वास्तुकला और कला का उल्लेखनीय विकास हुआ। बादामी, आइहोले और पट्टदक्कल में बनी गुफाएं, मंदिरें चालुक्य कला के उत्कृष्ट का उदाहरण है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण मिला था। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है विदेशी विवरण। इसमें आप क्या लिखेंगे, ह्वेंसांग ने चालुक्य राज्य की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह राज्य सुव्यवस्थित, समृद्ध और सुरक्षित था। ये विवरण पुलकेशिन की लोकप्रियता और शासन की गुणवत्ता को दर्शाता है। फिर आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियां उसकी सैन्य पराक्रम, प्रशासनिक कौशल, कूटनीतिक दूरदर्शिता और सांस्कृतिक संरक्षण का परिचायक है। उसने चालुक्य वंश को दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसकी तुलना समकालीन उत्तरी भारत के महान शासकों से की जाती है। अतः ये कहना उचित है कि पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का महान शासक था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, महाजनपद काल से तात्पर्य भारतीय इतिहास के उस युग से है जब भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक शक्तिशाली राज्य या जनपद उभर के सामने आए थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ये काल मुख्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। महाजनपद का अर्थ है, महाजनपद आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और जनपद। महा का मतलब होता है आपका बड़ा और जनपद का मतलब होता है लोगों का निवास स्थान या राज्य। अब आप इसमें आगे क्या लिखेंगे, प्रारंभ में छोटे छोटे जनजातीय राज्य थे जो बाद में विकसित होकर बड़े और संगठित राज्यों के रूप में सामने आए। इन्हीं को आपका महाजनपद कहा जाता था। फिर आप हेडिंग क्या डालेंगे, महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं। इसमें आप लिखेंगे राजनैतिक संगठन। इसमें आप क्या लिखेंगे, इस काल में कुल 16 महाजनपद प्रमुख थे। कुछ राज्यों में आपका राजतंत्र था जहां राजा शासन करते थे, और कुछ में गणतंत्र, यानी कि इसमें आपकी सभा और परिषद शासन करती थी। जनता वहां की कुछ लोगों को चुन देती थी, फिर वो लगभग 25-20 लोग, फिर उनकी वो सभा बन जाती थी, वो सभा आपकी शासन करती थी। गणतंत्र का एग्जाम्पल कौन है, वज्जी और मल। राजतंत्र का क्या है, मगध साम्राज्य।
फिर आपका इसमें दूसरी हेडिंग है शक्ति संघर्ष। इसमें आप क्या लिखेंगे, महाजनपद काल में आपसी युद्ध और प्रभुत्व की होड़ रहती थी, अंततः लास्ट में सबसे मगध शक्तिशाली बन के उभरा था। फिर आपका है शहरीकरण। आपका महाजनपद काल में नगरों का विकास हुआ, व्यापार, उद्योग, सिक्के, यातायात, इन सब का बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी। फिर आपके महाजनपद काल की जो विशेषता है वो है धार्मिक परिवर्तन। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। फिर आपका है साहित्यिक स्रोत। बौद्ध और जैन ग्रंथों जैसे अगंतुर निकाय, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आप ये प्लीज जो प्रमुख 16 महाजनपद हैं इनके नाम रट लीजिएगा। इसमें कौन कौन आते हैं ये देख लीजिए, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, चेदी, गांधार, कुरु, पांचाल, वज्जी, मल, सूरसेन, काशी, अश्मक, मत्स्य और कंबोज। ये 16 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे लघु में अति लघु में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप देख लीजिए महाजनपद काल का महत्व क्या है। ये काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक केंद्रीकरण, शहरीकरण, धार्मिक नवाचार और सांस्कृतिक विकास का युग था। फिर आपका इसमें जो अगला पॉइंट है वो है इस काल में अनेक विचारधाराएं उभरी जिन्होंने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य और भारतीय दर्शन को प्रभावित किया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण युग था जिसे आपका महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल में भारत के उत्तरी भाग में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, महा यानी कि बड़ा, जनपद यानी कि राज्य या प्रदेश। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला जो आपका महाजनपद है वो आप लिखेंगे अंग। सबसे पहले आप अंग के बारे में लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दीर्घ में पूछा जाता है, इसलिए आपको अंग के बारे में लिखना पड़ेगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, अंग आपका वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल का भाग है। इसकी राजधानी आपकी चंपा थी। ये मगध का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। अंततः मगध ने इसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। फिर आपकी दूसरी हेडिंग है मगध। ये आपका वर्तमान बिहार में गंगा के दक्षिण भाग में स्थित है। राजधानी इसकी राजगृह थी, बाद में आपकी पाटलिपुत्र बन गई थी। प्रारंभ में मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। ये आपका कालांतर में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा। फिर आपका इसमें जो तीसरा महाजनपद है वो है वज्जी। ये आपका गणराज्य था, यानी कि यहाँ राजा शासन नहीं करता था, जनता ने कुछ लोग चुने थे वो शासन करते थे, यानी कि सभा और परिषद। ये आपका मिथिला क्षेत्र में आता था। इसकी राजधानी आपकी वैशाली थी। लिच्छवियों, विदेहों और गणों का यहाँ संघ था। गौतम बुद्ध ने इनकी शासन व्यवस्था की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी थी। फिर आपका जो चौथा महाजनपद है वो है कौशल। अब आप देखिए कि कौशल में क्या लिखेंगे, कौशल आपका वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। किसी किसी बुक में आपको अयोध्या भी मिल जाएगा तो अयोध्या भी आप लिख सकते हैं। इसका जो फेमस शासक है वो है प्रसेनजित। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। फिर आपका इसमें पांचवा जो महाजनपद है वो है वत्स। ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इसका जो फेमस राजा है वो उदयन था जो बौद्ध धर्म को मानता था। फिर आपका इसमें छठवां जो महाजनपद है वो है काशी। ये आपका वाराणसी में है। इसकी राजधानी आपकी वाराणसी है। प्रारंभ में ये शक्तिशाली था लेकिन बाद में कौशल और मगध के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें ये दब गया था। फिर आपका इसमें सातवां जो महाजनपद है वो है शाक्य। दोस्तों एक काम करिए, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ऐसे अगर आप देखेंगे तो भूल जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका ले लीजिए, फिर इन दो का ले लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आप पक्का भूल जाएंगे। इनको रखे रहिएगा और कल तक एक दो बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका ये है, फिर आपका आता है 15 और 16 नंबर का। तो ये आपके पूरे 16 महाजनपद हो गए। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एक दो बार क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है और उम्मीद है कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ह्वेंग सांग कौन था? 7वीं शताब्दी के भारत के विषय में उसने क्या विवरण दिए हैं? आंसर देखिए, ह्वेंग सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक, विद्वान और यात्री थे। वे 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 15 वर्षों तक भारत में वो रुका था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सी यूकी में भारत में अपनी यात्रा और उस समय के भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। किसमें? अपनी फेमस पुस्तक सी यूकी में, जिससे हर्षकालीन भारत की जानकारी मिलती है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे ह्वेंग सांग के भारत के विषय में विवरण, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ह्वेंग सांग ने भारत के विषय में क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन।
ह्वेंग ने वर्णन किया है कि भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। उन्होंने बताया कि लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए थे और प्रत्येक जाति के अपने अपने व्यवसाय और सामाजिक नियम थे, और ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, भोजन मुख्यतः शाकाहारी था और वस्त्र आपके सूती होते थे। फिर आपके इसमें दूसरी हेडिंग है आर्थिक जीवन। अब आप देखिए कि ह्वेंग सांग ने भारत के आर्थिक जीवन के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि का उल्लेख किया, जिसमें मुख्यतः आजीविका के साधन कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए थे और व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे। फिर आपका इसमें तीसरी हेडिंग है धार्मिक जीवन। ह्वेंग सांग ने भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म का वर्णन किया है। उन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों, मठों और विद्वानों का उल्लेख भी किया है। फिर आपके इसमें चौथी हेडिंग है सांस्कृतिक जीवन। अब आप देखिए कि ह्वेंग सांग ने भारत के सांस्कृतिक जीवन के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने भारत की कला, वास्तुकला, साहित्य और शिक्षा का वर्णन किया है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों का भी उल्लेख किया है, जहां उस समय शिक्षा का उच्च स्तर था। फिर आपका इसमें पांचवी हेडिंग है हर्षवर्धन का शासन, क्योंकि उसने अपनी जो पुस्तक है उसमें सबसे ज्यादा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखिए, ह्वेंग सांग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रशंसा की है। उन्होंने हर्षवर्धन को एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की थी। फिर आप नीचे निष्कर्ष लिखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास लघु और दीर्घ क्वेश्चन आता है तो आप निष्कर्ष जरूर लिखा करिए। अब आप देखिए कि लिखेंगे क्या। ह्वेंग सांग के विवरणों से तत्कालीन भारत के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है और उन्हें भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो क्वेश्चन भी आप लिख दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।